नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारी एनसीईआरटी की ज्योग्राफी से दूसरा चैप्टर होने वाला है। दूसरा चैप्टर को आज हम कवर करेंगे। एनसीईआरटी की बुक से क्या है दोस्तों, हम कवर कर रहे थे, एनसीईआरटी की बुक को कवर कर रहे थे। ये हमारी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 होने वाला है, जिसका क्या नाम है दोस्तों, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी से एक प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए साथी हैं या पुराने साथी हैं, जिसने भी हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कर देना। अब आप सभी से बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है। तो ये देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा ग्लोब है। ये हमारा क्या है दोस्तों, ग्लोब है। और ये क्या है, अक्ष दे रखे हैं। पहले देखिए, पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है तो फिर किस प्रकार की है? तो दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार है हमारी दोस्तों, कैसी है पृथ्वी, दीर्घवृत्ताकार है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी या मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। कैसी है दोस्तों, हमारी इस प्रकार से धरती है, इस प्रकार से देखिए दोस्तों, इस प्रकार से है। तो ये क्या है, हमारी थोड़ी चपटी है, मध्य में क्या है, थोड़ी दोस्तों ये उभरी हुई है, मध्य में उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी दिखाई है, कैसी दिखती है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। क्या है दोस्तों, हमारा ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। वास्तविक क्या है, उसकी कॉपी है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, ग्लोब है। हमारा क्या दोस्तों, ये ग्लोब है। ये आप ग्लोब देख रहे होंगे, तो ये हमारी पृथ्वी का क्या है दोस्तों, एक वास्तविक प्रतिरूप है। देखिए, आगे चलते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। क्या दोस्तों, ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार एक पहिया या लट्टू घुमाता है। तो दोस्तों, ये क्या है, हमारे ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। ये ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। देखिए, ये हमारे यहाँ पर क्या है, ये दो अक्ष लगे हुए हैं, दो अक्ष लगे हुए हैं। तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ये घूम सकता है। ये चारों तरफ क्या है दोस्तों, ये घूम सकता है, 360 में घूम सकता है। ये हमारे क्या है, एक जगह स्थिर नहीं है। आगे देखते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो दोस्तों, ग्लोब पर क्या दिखाया जाता है, हम ग्लोब पर हमारे विभिन्न जितने भी देश हैं, महाद्वीप हैं, सागर हैं, महासागर हैं, सभी को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना दोस्तों क्या है, कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो हमें तो उस बिंदु को बताने के लिए क्या होती है दोस्तों, कुछ रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है, कुछ बिंदुओं की। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, अक्ष कहते हैं। ये किसे क्या कहते हैं, देखिए दोस्तों, ये हमारी क्या है, सुई की अवस्था है। देखिए दोस्तों, ये कैसी लग रही है, हमारी सुई की तरह लग रही है। कैसी लग रही है दोस्तों, ये हमारी सुई की तरह लग रही है। और ये किस प्रकार है, ये हमारी लेट जैसे कि क्या है दोस्तों, झुकी हुई अवस्था में है। तो ये कैसी है दोस्तों, ये हमारी झुकी हुई अवस्था में है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को
अक्ष कहते हैं दोस्तों। इन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों? अक्ष कहते हैं। ये हमारी झुकी हुई अवस्था में है। आगे देखते हैं, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव हैं। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। तो दोस्तों जो ग्लोब पर दो बिंदु हैं जिनसे होकर सुई गुजरती है उनको क्या कहा जाता है? उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। तो कैसा घुमाया जा सकता है दोस्तों? इस ग्लोब को पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी क्या करती है दोस्तों? पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो इस अक्ष को भी, इस ग्लोब को भी क्या है दोस्तों? पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है पृथ्वी, इसको, ग्लोब को। ये क्या है दोस्तों? हमारे इस प्रकार से ये सुई है, ये क्या है? हमारे आर पार है इसमें। तो इसको क्या है दोस्तों? पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है, जैसे कि हमारी पृथ्वी घूमती है। आगे देखते हैं, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। तो दोस्तों पृथ्वी पर क्या होती है? ऐसी कोई सुई नहीं होती है। ये तो सिर्फ हमारा जो ग्लोब है इसको पृथ्वी के आकार देने के लिए क्या किया गया है दोस्तों? ये सुई पर, जैसे कि हम उसका वास्तविक रूप जान सकें, इसलिए उसको क्या है? दो सुइयों के द्वारा जोड़ा गया है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। कैसी है रेखा दोस्तों? वो एक काल्पनिक रेखा है जिस पर क्या करती है हमारी पृथ्वी? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। आगे देखते हैं, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। दो बराबर भागों में दोस्तों क्या करती है? बांटती है। इसे विषुवत व्रत कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्या हमारे विषुवत व्रत है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। तो दोस्तों इसके जो उत्तर में है इसको क्या कहा जाता है? इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और जो इसके दक्षिण में है विषुववृत्त के, इसके यहाँ पर, तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है दोस्तों। उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। देखिए ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। तो दो क्या होते हैं दोस्तों? ये आधे बराबर भाग होते हैं। उत्तरी गोलार्ध भी आधा होता है और दक्षिणी गोलार्ध भी आधा होता है। तो इस प्रकार विषुवत व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है। तो विषुवत क्या बनाती है दोस्तों? एक काल्पनिक व्रत बनाती है, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। जैसे कि देखिए आप इनको देख रहे होंगे, ये विषुवत व्रत है और इनके समांतर क्या है दोस्तों? ये रेखाएं हैं। इसके समांतर क्या है दोस्तों? ये रेखाएं। इन्हीं को क्या कहा जाता है दोस्तों? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है दोस्तों? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अक्षांशों को किस में मापा जाता है दोस्तों? अंश में मापा जाता है। किस में मापा जाता है दोस्तों? अंश में मापा जाता है। देखिए आगे देखते हैं, ये क्या दोस्तों? चित्र में हमारा क्या दिखाया गया है? अक्षांश रेखाएं दिखाई गई हैं। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं, विषुवत व्रत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। तो ये जो विषुवत व्रत होती है दोस्तों, ये हमारी किसे दर्शाती है? ये हमारी क्या है? विषुवत व्रत है। ये दोस्तों क्या है? हमारी विषुवत व्रत है। विषुवत व्रत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। तो ये क्या दर्शाती है दोस्तों? शून्य अंश को दर्शाती है। क्योंकि विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के व्रत का एक चौथाई है। क्या है दोस्तों? एक चौथाई है। देखिए ये हमारा क्या है? एक चौथाई है। ये हमारा एक चौथाई है। अतः इसका माप 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश। इसका क्या होगा दोस्तों? ये सारा का सारा जो हमारा क्या है? 360 अंश है। सारा का सारा कितना है दोस्तों? हमारा सिर्फ 360 है। और एक का कितना होगा दोस्तों? 90 डिग्री।
एक का क्या होगा दोस्तों 90 डिग्री। तो इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाती है। तो दोस्तों यहां से देखिए आपको, देखिए ये 90 अंश जो है यहाँ पे, तो ये किसको दर्शाती है दोस्तों, 90 अंश किसको दर्शाती है, ये उत्तरी ध्रुव को दर्शाती है, तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाती है। तो दोस्तों ये क्या है हमारा 90 अंश, ये 90 अंश क्या है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव, ये क्या है हमारा दक्षिणी ध्रुव को दर्शाती है, 90 डिग्री को दर्शाती है दक्षिणी ध्रुव को। अब देखिए आगे देखते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ये क्या है, ये 90 डिग्री घूम रहे हैं। तो ये टोटल क्या हो गया हमारा दोस्तों 360 डिग्री हो गया। कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। और एक क्या है दोस्तों हमारा, एक 1/4 हो गया, एक क्या है हमारा 1/4 हो गया। देखिए आगे देखते हैं। इस प्रकार विषुववृत्त वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ये हमारा विषुववृत्त वृत्त हो गया। और ये जितनी भी हमारी अक्षांश रेखा हैं, ये क्या है दोस्तों, सब सारी हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। क्या है दोस्तों, ये सारी हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। तो इस प्रकार विषुववृत्त वृत्त के उत्तर की, ये हमारी विषुववृत्त होगी, तो इसके उत्तर की जो है सभी समांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं। विषुववृत्त वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, दक्षिणी अंश। ये क्या होगी दोस्तों, हमारे उत्तरी अक्षांश, ये हमारे उत्तरी अक्षांश होगी इसके ऊपर, और नीचे क्या होगी दोस्तों हमारे दक्षिणी अक्षांश। ये समांतर रेखा है, इसके सभी क्या है, ये समांतर रेखाएं हैं। ये क्या है दोस्तों, सभी समांतर रेखाएं हैं विषुववृत्त वृत्त के। तो इसलिए इनको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, ऊपर वाले को, जो उत्तर में है, जो दक्षिण की तरफ है उनको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अब देखिए आगे चलते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः से उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर एवं बेलो होरिजोंटो विषुववृत्त वृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। तो ये क्या 20 डिग्री उत्तर में है, 20 डिग्री दक्षिण में है। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, हमारी विषुववृत्त वृत्त है। ये क्या है दोस्तों, हमारी विषुववृत्त वृत्त, और ये कितनी है 0 डिग्री। और ये हमारी कर्क रेखा है। ये क्या है दोस्तों, हमारी कर्क रेखा। ये क्या है, हमारी 23 डिग्री उत्तर में है विषुववृत्त वृत्त के। और नीचे क्या दोस्तों, हमारी मकर रेखा है। मकर रेखा कितनी है, हमारी 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है विषुववृत्त वृत्त के। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 2.2 से स्पष्ट है, 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुववृत्त वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो दोस्तों क्या है, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। देखिए ये हमारा क्या है, विषुववृत्त वृत्त हो गया। इसके नीचे नीचे जैसे कि हम जाते हैं, तो ये सारी की सारी जब हम जाएंगे तो ये हमारी क्या है दोस्तों, अक्षांश रेखा है। ये क्या है दोस्तों, हमारी अक्षांश रेखा है। तो जब हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो क्या है, इन अक्षांश रेखाओं की जो आकार है वो क्या है, घटता जाता है। आप देखेंगे विषुववृत्त 0 डिग्री है, तो ये क्या है, हमारी सबसे बड़ी रेखा होती है। और इसके पास फिर हम जाते जाते हैं, आप देख रहे होंगे ये क्या, इसका आकार घटता जाता है, इसका आकार इधर की तरफ घटता जाता है दक्षिण की तरफ। तो इनकी जो लाइनें होती हैं, जो इनके पैरेलल विषुववृत्त वृत्त के पैरेलल लाइनें होती हैं, उनके आकार भी क्या है दोस्तों, घटता जाता है। ऐसे ही हमारा उत्तर की तरफ है, ऐसे ही क्या दोस्तों, हमारा उत्तर की तरफ है। उत्तर के जो विषुववृत्त वृत्त के पैरेलल होती हैं, जितने भी हमारी उत्तरी रेखाएं होती हैं, उनको क्या, उनका आकार भी घटता जाता है, उनका आकार भी घटता जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। और ये क्या हो गया दोस्तों, देखिए पहले इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, इसको अब साफ कर लेते हैं। देखिए अब अच्छे से आपको दिख रहा होगा। देखिए हमारा ये क्या हो गया दोस्तों, विषुववृत्त वृत्त हो गया।
ये हमारा 0 डिग्री हो गया। ये हमारी कर्क रेखा होगी, ये कितने 23.5 डिग्री उत्तर में, और 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या होगी दोस्तों, हमारी मकर रेखा होगी। और ये हमारा ये क्या है दोस्तों, विषुववृत्त व्रत, और ये मकर रेखा के बीच में जो एरिया है, और ये हमारा कर्क रेखा, ये होगी हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, और बीच में क्या आती है, हमारी विषुववृत्त व्रत आती है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दोस्तों उष्ण कटिबंध, यानी कि ये गर्म हिस्सा होता है, यहाँ पर गर्मी होती है, यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, गर्मी होती है। ये उष्ण कटिबंधन एरिया है। क्या है दोस्तों, उष्ण कटिबंधन एरिया है। और जब हम उत्तर में जाएंगे, जब हम कर्क रेखा के उत्तर की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये उत्तरी ध्रुव व्रत हो गया। क्या है दोस्तों, ये उत्तरी ध्रुव व्रत हो गया। ये क्या है, उत्तरी ध्रुव व्रत हो गया। ये देखिए उत्तरी ध्रुव व्रत हो गया। तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, ये एरिया हो जाता है ये हमारा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधन, यानी कि थोड़ा ये हमारा यहाँ पर ठंडा एरिया हो जाता है। ये क्या हो जाता है दोस्तों, ठंडा एरिया हो जाता है। और जब हमारे ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो हमारे उत्तरी शीत कटिबंधन और ध्रुव के बीच में क्या है दोस्तों, ये हमारा शीत कटिबंधन, यानी कि यहाँ पर 24 घंटे क्या होती है, बर्फ से एरिया ये ढका रहता है। ये एरिया क्या है दोस्तों, बर्फ से ढका रहता है। और ये उत्तरी ध्रुव, ये क्या है हमारा 66.5 डिग्री उत्तर में है, 66.5 डिग्री उत्तर में है। और इसी प्रकार से मकर रेखा के नीचे ये ये मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच में दोस्तों कौन सा एरिया आ जाता है, हमारा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधन, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधन। और फिर उसी प्रकार से हमारा ये क्या है दोस्तों, मकर, ये ध्रुव और हमारे दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच में कौन सा एरिया आ जाता है दोस्तों, हमारा दक्षिणी शीत कटिबंधन, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, 24 घंटे बर्फ से एरिया ढका रहता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। यहाँ पर नेगेटिव में क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नेगेटिव में होता है। यहाँ पर 24 घंटे क्या होती है, बर्फ ढकी रहती है। और यहाँ पर कोई भी रहने लायक स्थान नहीं है, यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, 24 घंटे बर्फ से ढकी होती है, बहुत ज्यादा यहाँ पर ठंड होती है। महत्वपूर्ण अक्षांश एवं अक्षांश तथा ताप कटिबंधन। अब आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुववृत्त व्रत 0 डिग्री, तो ये हमने आपको अभी बताया था, विषुववृत्त व्रत क्या है, 0 डिग्री है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं भी हैं। ये हैं, आगे देखते हैं ये कौन कौन सी हैं। उत्तरी गोलार्ध में देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है। 23.5 डिग्री क्या है दोस्तों, उत्तर में ये है। ये हमने अभी आपको दिखाया था। तो ये विषुववृत्त हो गया हमारा 0 डिग्री। तो ये क्या होगी दोस्तों, ये हमारी कर्क रेखा होगी। ये हमारी कौन सी होगी दोस्तों, कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा कहाँ पर है, 23.5 डिग्री उत्तर में है, विषुववृत्त रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में है। और देखिए दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। और आगे देखते हैं, विषुववृत्त व्रत के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव व्रत है। क्या है दोस्तों, 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव व्रत है। ये देखिए हमारा क्या है, ये दोस्तों उत्तर ध्रुव व्रत हो गया। ये क्या है दोस्तों, हमारा उत्तरी ध्रुव व्रत हो गया। ये कितना है, 66.5 डिग्री उत्तर में है। अब देखिए आगे देखते हैं, विषुववृत्त व्रत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव व्रत है। इसी प्रकार क्या है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव व्रत है 66.5 डिग्री दक्षिण में। अब आगे देखते हैं, पृथ्वी के ताप कटिबंधन। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध कहा जाता है, मैंने आपको ये पहले ही बताया था। इसमें क्या है दोस्तों, सिर के ऊपर यहाँ पे एक बार सूर्य जरूर आता है, तो ये क्या है दोस्तों, हमारा गर्म एरिया है। ये क्या है दोस्तों, गर्म एरिया है, इसलिए इस एरिया को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधन कहा जाता है। आगे देखते हैं, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, कभी भी सूर्य इसके सिर के ऊपर नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए
यहाँ पर सूर्य क्या होता है दोस्तों, एक बार दोपहर में सिर के ऊपर जरूर होता है, लेकिन कर्क रेखा के बाद यहाँ पर और मकर रेखा के बाद इधर कभी भी सूर्य, एक बार सूर्य क्या होता है, सिर पर नहीं होता है, सिर पर नहीं होता है। वो उसकी जो सूर्य की जो रोशनी पड़ती है वो क्या पड़ती है, यहाँ पर तिरछी रोशनी पड़ती है। यहाँ पर दोस्तों किस कैसी रोशनी पड़ती है, तिरछी रोशनी पड़ती है, इसलिए यहाँ का तापमान क्या है, कम होता है। यहाँ पर तापमान कम होता है। देखिए ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। क्या होती जाती हैं दोस्तों, तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। क्या रहता है दोस्तों, ना वहां पे ज्यादा ठंड होती है ना ही गर्मी होती है, ना ठंड होती है ना ही गर्मी होती है, इसलिए क्या रहता है वहां पे मध्यम मध्यम तापमान रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। मैंने आपको ये पहले ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, इसलिए ये क्या होता है, शीत कटिबंध होता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर शीत कटिबंध होता है। यहाँ पर जो सूर्य की जो तापमान है वो बहुत ज्यादा तिरछा होता है, यहाँ पर बहुत ही कम तापमान सूर्य का पड़ता है, जिसके कारण यहाँ क्या है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है और ये बर्फ में जमा हुआ रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। अब देखते हैं देशांतर क्या है। देशांतर क्या है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप स्थान, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रशांत महासागर में क्या है दोस्तों, टोंगा द्वीप स्थित है। टोंगा द्वीप कहाँ पर स्थित है दोस्तों, प्रशांत महासागर में स्थित है। एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है दोस्तों, मॉरिशस द्वीप स्थित है। आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर क्या कहते हैं, देशांतर या मूत्र कहते हैं, तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं, यहाँ पर क्या हो दोस्तों, मिल जाती हैं। देखिए अब हम आपको यहाँ पर ले जाते हैं। ये क्या है दोस्तों, हमारी देशांतर रेखा है। ये क्या है दोस्तों, ये हमारी देशांतर रेखा है। ये हमारी क्या होगी, 0 डिग्री देशांतर होगी। और जब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये ध्रुवों की तरफ जाती हैं। देखिए आप देख रहे होंगे ये ध्रुवों की तरफ जाती हैं। तो ध्रुवों की तरफ जाती हैं तो ये क्या है, इनका जो डिस्टेंस है वो घटता जाता है। डिस्टेंस क्या है दोस्तों, घटता जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस है और यहाँ ध्रुवों की तरफ क्या है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है। और एक ऐसा बिंदु आता है कि ये यहाँ पर सारी की सारी जो देशांतर रेखा है ये मिल जाती हैं, सारी की सारी क्या है दोस्तों, मिल जाती है। ये और ये क्या है दोस्तों, हमारा उत्तरी ध्रुव। ये क्या है दोस्तों, हमारा उत्तरी ध्रुव है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी देशांतर रेखाएं इस प्रकार से होती हैं। क्या दोस्तों, हमारी देशांतर रेखाएं इस प्रकार से होती हैं। अब देखते हैं, नीचे चलते हैं। और ध्रुवों पर क्या होती जाती है दोस्तों, इनकी ध्रुवों पर शून्य हो जाती हैं। इनकी दूरी क्या हो जाती है दोस्तों, शून्य हो जाती है ध्रुवों की तरफ, यानी कि ध्रुवों पर यहाँ सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिलती हैं। और क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये सारी की सारी आपस में मिल जाती हैं। अभी मैंने आपको ये बताया था। देखिए अब आगे देखते हैं। अक्षांश
समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर ये सभी की लंबाई समान होती है। सभी की लंबाई क्या होती है दोस्तों, समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। देखिए ये हमारा, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। ये जो हमारा, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, जो हमारा ये 0 डिग्री है, इसको क्या कहा जाता है, प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। देखिए आगे देखते हैं। इसका मान क्या होता है दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहां से हम 180 डिग्री पूरब तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, यहां से जो हमारी ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, यहां से हम पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ क्या करते हैं, 180 डिग्री की गणना करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, 180 डिग्री की गणना करते हैं। देखिए गणना करते हैं। अब आगे देखते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। तो ये दोस्तों क्या करती है, ये हमारी ये प्रमुख यामोत्तर है, जो हमारी 0 डिग्री है, ये क्या कर, इसमें 2 गोलार्धों को बांटती है। जैसे कि हमारा जो प्रमुख उसमें उत्तरी, उसमें अक्षांशों में था, उसमें क्या था, 2 भागों में बांटती थी पृथ्वी को, किसमें, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में। ऐसे इसी प्रकार में ये इसमें देशांतर में है। तो ये किस में करती है, 2 भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। ये हमारा पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये हमारा पश्चिमी। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ये हमारा पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ये क्या है, और ये बीच से ही क्या गुजरती है, ये हमारी यामोत्तर, प्रमुख यामोत्तर रेखा गुजरती है। और जो कि कहाँ है, ये प्रमुख यामोत्तर रेखा को कहाँ माना गया है दोस्तों, ये ब्रिटेन में, ब्रिटेन के ग्रीनविच में, ब्रिटेन के ग्रीनविच से ये रेखा जो आती है, ये कहाँ पर है दोस्तों, ब्रिटेन के ग्रीनविच राज्य के वेधशाला में स्थित है यह रेखा, प्रमुख यामोत्तर रेखा। इसलिए देखिए आगे देखते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। किस पर स्थित है दोस्तों, एक ही रेखा पर स्थित है। देखिए ये हमारी एक रेखा है होगी, तो इसके पूरब में क्या है दोस्तों, 180 डिग्री, 180 डिग्री पश्चिम और इसमें 180 डिग्री पूरब हो गया। तो ये क्या है दोस्तों, हमारी एक प्रमुख यामोत्तर रेखा होगी। देखिए आगे देखते हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाएं एवं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो, बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। तो क्या लगा सकते हैं, अगर जो आपको क्या है दोस्तों, किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो आप ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। देखिए जैसे कि उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखो जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी का सही स्थिति होगा। यह क्या होगा दोस्तों, धुबरी का सही बिंदु स्थित होगा। बिंदु की क्या होगी दोस्तों, सही स्थिति होगी। अब देखते हैं आगे। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 तथा क्षैतिज रेखाओं को अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती हैं एवं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को ए, बे, से तथा दे नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं
पूर्वी देशांतर तथा क्षैतिज रेखाएं क्या है, उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। तो क्या है यहाँ पे ये इस प्रकार से देखिए, आप इनको एक देखिए, आप इनको एक प्रकार से ए, बे और से इस प्रकार से क्या कर लेना दोस्तों, मान लेना है। इस प्रकार से दोस्तों मान लेना है ये ऊर्ध्वाधर, और ये क्या है दोस्तों, हमारी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं। ये हमारी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अब इसको आगे देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से दिख सके। देखिए अब आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा, आपको ये दोस्तों अच्छे से दिख रहा होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो दोस्तों जो हमारी प्रमुख याम्योत्तर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा ग्रीनविच हो गया। ये क्या है दोस्तों, ग्रीनविच हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा इंग्लैंड में ग्रीनविच होगा, यहाँ से प्रमुख याम्योत्तर रेखा गुजरती है। ये क्या है दोस्तों, प्रमुख याम्योत्तर रेखा गुजरती है। और ये क्या हो गया, देखिए ये हमारा यहाँ से 1 2 3, और ये क्या है दोस्तों, ये हमारे घंटे हो गए। ये हमारे क्या है दोस्तों, ये घंटे हो गए। एक 4 घंटे 5 घंटे, यानी कि ग्रीनविच से पश्चिम पूरब की ओर जो जब जितना हम चल जाते हैं वहां से 1-1 घंटे उनका बढ़ता जाता है, उनका 1-1 घंटा बढ़ता जाता है। और कितना तक बढ़ता है ये दोस्तों, ये हमारा 12 घंटे तक बढ़ता है। ग्रीनविच के पूरब में कितना बढ़ता है दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे की पूरब की तरफ जाते रहते हैं उसमें 12 घंटे तक बढ़ता है। इसी प्रकार से हमारा पश्चिमी की तरफ है, इसी प्रकार से दोस्तों हमारा पश्चिमी की तरफ है, यानी कि 12 घंटे तक यहाँ पर क्या होते हैं, माइनस होते चले जाते हैं। जैसे ग्रीनविच से हम इधर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमारा 1-1 घंटा घटता चला जाएगा, हमारा 1-1 घंटा घटता चला जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। और हमारा क्या है, भारत क्या है, तो दोस्तों देखिए हमारा भारत क्या है दोस्तों, भारत में हमारा 5.5 डिग्री क्या, 5.5 घंटा क्या है दोस्तों आगे है। ग्रीनविच के टाइम से हमारा भारत का जो टाइम है वो कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। कितना है दोस्तों, 5.5 घंटा आगे है हमारा ग्रीनविच से टाइम। और यहाँ पर इस तरीके से आप सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। संयुक्त राज्य अमेरिका देख सकते हो, 7.5 घंटे क्या है दोस्तों पीछे है। और इसमें क्या है, 3 रेखाएं, इसमें किसी किसी में क्या होती है दोस्तों, जो टाइम मापने की जो रेखाएं होती है उसमें किसी किसी में ज्यादा भी होती हैं। जैसे कि हमारे में क्या है, हमारे भारत में क्या है दोस्तों, हमारे भारत में एक रेखा है, हमारे भारत में क्या है दोस्तों, एक रेखा है। और वो कहाँ कितनी है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आप देखोगे कि वृत्त एक है उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कितना डिग्री 1 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। देखिए दोस्तों 1-1 डिग्री हमारा क्या है, ये बढ़ता जा रहा है। 1-1 डिग्री क्या है दोस्तों, एक अक्षांश के बीच की दूरी क्या है दोस्तों, 1 डिग्री है। एक अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 1 डिग्री है। देखिए देशांतर और समय, देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। सूर्योदय मतलब कि यानी कि शाम होती है, जब शाम क्या होती है, शाम के बाद रात होती है। सूर्यास्त यानी कि रात के बाद क्या होती है, हमारी सुबह होती है। रात के बाद क्या होती है दोस्तों, सुबह, यानी कि जब सूर्य निकलता है। और सूर्यास्त यानी कि जब सूर्य डूबता है, प्रतिदिन होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से
लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्यास्त तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तो दोस्तों दोपहर में क्या होती है, हमारी सबसे छोटी परछाई होती है, दोपहर में सबसे छोटी परछाई होती है, और सूर्यास्त यानी कि शाम में क्या होती है, हमारी सबसे लंबी परछाई होती है, सबसे लंबी परछाई होती है। देखिए आगे देखते हैं, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। तो जिस भी रेखा पर यामोत्तर पर क्या होगा दोस्तों, सूर्य एकदम बिल्कुल सीध में होगा, तो वहां पर क्या होगा, दोपहर होगा, वहां पर दोपहर होगा। चूंकि सूर्य पृथ्वी से, देखिए चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, ग्रीनविच समय से आगे होगा। तो मैंने आपको पहले ही दिखाया था। तो दोस्तों ये हमारा ग्रीनविच है, तो यहाँ पे हमारा पूरब की तरफ क्या होगा दोस्तों, आगे होगा, और ये पश्चिम की तरफ क्या होगा दोस्तों, पीछे होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा, जो पश्चिम में है क्या दोस्तों, उनका पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में दोस्तों कितनी घूमती है हमारी, 24 घंटे में कितनी घूमती है दोस्तों, हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, अर्थात एक घंटे में 15 डिग्री, अर्थात एक घंटे में कितनी घूमेगी दोस्तों, 15 डिग्री। अगर जो इसे काटोगे तो एक आ जाएगा और इसके बाद 15 आ जाएगा। एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो इसमें एक घंटे में कितने मिनट होते हैं दोस्तों, 60 मिनट होते हैं। कितने, 60 मिनट। 60 मिनट में कितना घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। और 15 कम 15, 15 चौका 60, यानी कि 4 मिनट में कितना घूमेगी, 4 मिनट में घूमेगी दोस्तों 1 डिग्री। 4 मिनट में कितना घूमेगी, 1 डिग्री घूमेगी। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब में समय, अर्थात 15 × 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच से 1 घंटा आगे होगा। कितना होगा दोस्तों, जब हमारे 1 डिग्री में कितने होते हैं, 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में दोस्तों कितने होते हैं, 4 मिनट होते हैं। तो हमारा 15 डिग्री जब का होता है, 15 × 4, तो कितना होगा दोस्तों, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना होगा दोस्तों, हमारा 15 डिग्री होगा। 60 मिनट में 15 डिग्री होगा, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, एक घंटा क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। 1 घंटा क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे हो जाएगा, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम की तरफ ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगी, यानी सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, तब उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। क्या होगी दोस्तों, मध्य रात्रि होगी। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय मान होगा। इस स्थान का क्या होगा दोस्तों, स्थानीय मान होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए स्थानीय यामोत्तर पर सभी स्थानीयों का स्थानीय मान समान है, सभी स्थानीय मान समान है। अब देखते हैं हम समय क्यों मानते हैं, हम मानक समय क्यों मानते हैं। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में अंतर, स्थानीय समय में अंतर होता है। तो दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों, हमारा भारत में 82.5 डिग्री पूरब है। 82.5 डिग्री पूरब को क्या माना गया है, यामोत्तर रेखा माना गया है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का क्या है दोस्तों, अंतर है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय
समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। पूरे देश का क्या है दोस्तों, इसको मानक समय माना जाता है। कितना, 82.5 डिग्री पूरब में। भारत में 82.5 डिग्री पूरब को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत का मानक यामोत्तर। कबीर भोपाल के निकट यानी कि भोपाल कहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश में। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपरांत में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। 7:30 बजे शुरू होगा क्योंकि वहां पर 2 बजे हैं, और 2 बजे और हमारा भारत का जो टाइम है वो वहां से ग्रीनविच के टाइम से कितना है दोस्तों, 5.5 घंटे आगे है। इसलिए वहां 2 बजे होंगे, तो भारत में कितने बजे होंगे, शाम के 7:30 बजे होंगे, तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में कितना अंतर है? तो कितना अंतर है दोस्तों, 5.5 घंटे। कितना अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। हमारा भारत में 5.5 घंटा आगे है। अब देखते हैं, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है। तो भारत कहाँ है दोस्तों, 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है ग्रीनविच के, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। कितना घेरता है दोस्तों, 15 डिग्री के समय के 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को क्या करता है दोस्तों, घेरता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा चैप्टर। अब ये हमारा अभ्यास, तो इसको भी देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, पृथ्वी का आकार कैसा होता है। पृथ्वी का आकार कैसा होता है दोस्तों, दीर्घवृत्ताकार होता है। कैसा होता है दोस्तों, दीर्घवृत्ताकार होता है। ग्लोब क्या है दोस्तों, ग्लोब क्या है, एक हमारा पृथ्वी के मानचित्र के आकार का क्या है, एक उसकी कॉपी है। जैसे कि सभी को उसमें ग्लोब पर क्या है, सभी के देशों को, महासागरों को और सभी चीजों को दर्शाया गया है। आगे देखते हैं, कर्क रेखा का स्थानीय मान क्या है। तो कर्क रेखा का स्थानीय मान कितना है दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री दोस्तों उत्तरी अक्षांश। आगे देखते हैं, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंधन होते हैं। पृथ्वी के दोस्तों कितने होते हैं, 3 ताप कटिबंधन होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, एक तो हो गया हमारा उष्ण कटिबंधन, जो कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में होता है। एक तो कौन सा हो गया दोस्तों, उष्ण कटिबंधन। और एक दूसरा कौन सा हो गया दोस्तों, फिर हो गया हमारा शीतोष्ण कटिबंधन। क्या हो गया दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधन। उसके बाद दोस्तों, हमारा ध्रुवों पर कौन सा होता है, ध्रुवों पर होता है हमारा शीत कटिबंधन। आगे देखते हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो दोस्तों, अक्षांश रेखाएं क्या है हमारी, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती हैं। और देशांतर रेखाएं क्या है दोस्तों, देशांतर रेखा पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम देशांतर में 2 बराबर भागों में बांटते हैं। आगे देखते हैं, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंधन क्यों प्राप्त करते हैं दोस्तों, सूर्य वहां पर उन पर क्या होता है दोस्तों, एक बार दोपहर में ऊपर सिर के ऊपर जरूर रहता है। तो वहां पर क्या होती है दोस्तों, गर्मियां होती है, वहां पर गर्मी होती है। इस कारण क्या कहा जाता है, उसको उष्ण कटिबंधन कहा जाता है। आगे देखते हैं, जब भारत में 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं दोस्तों, क्योंकि 5.5 घंटा हमारा भारत में क्या है, 5.5 घंटा टाइम आगे है। 5.5 घंटा दोस्तों क्या है, आगे है। अब आगे देखते हैं, प्रमुख यामोत्तर का मान क्या होता है। प्रमुख यामोत्तर का मान क्या होता है दोस्तों, 0 डिग्री होता है। आगे देखते हैं,
शीत कटिबंधन किसके नजदीक पाया जाता है? शीत कटिबंधन किसके नजदीक पाया जाता है दोस्तों? वो ध्रुवों पर पाया जाता है। शीत यानी कि जो ठंड होती है। देशांतरों की कुल लंबाई कितनी होती है दोस्तों? देशांतरों की लंबाई कितनी होती है? 360 होती है। अब देखिए दक्षिणी ध्रुव व्रत कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी ध्रुव व्रत कहाँ है दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब देखते हैं आगे, ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड किसका जाल है? ये किसका जाल है दोस्तों? अक्षांशों रेखाओं तथा देशांतरीय रेखाओं का जाल है। अब देखते हैं आगे, खाली स्थान भरें। मकर रेखा, मकर रेखा क्या है दोस्तों? 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर। कितना दोस्तों? 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। भारत का मानक यामोत्तर है। भारत का मानक यामोत्तर कितना है दोस्तों? 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री है। अगला देखते हैं, जीरो यामोत्तर को किसके नाम से जाना जाता है? उसको प्रमुख यामोत्तर के नाम से जाना जाता है। इसको प्रमुख यामोत्तर के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। किसकी तरफ दोस्तों? ध्रुवों की तरफ। ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। उत्तर ध्रुव व्रत गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी ध्रुव व्रत किसमें है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसमें है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों बस वीडियो यही हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर। कौन सा दोस्तों? ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और दोस्तों आपको मैं क्या है इस चैप्टर की पीडीएफ भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों? आप अच्छे से पढ़ सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से पीडीएफ डाउनलोड करके। तो दोस्तों ये था आज का हमारा चैप्टर। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और दोस्तों आप सभी से प्लीज लास्ट में जाते जाते एक फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना सारे के सारे ग्रुप में। सारे के सारे ग्रुप में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना दोस्तों। जो भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहता है उसके पास ये सारी वीडियो पहुंचनी चाहिए। उसके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।